एक औरत अपने चेहरे को परफेक्ट बनाने के लिए पूरे 10 साल तक प्लास्टिक सर्जरी करवाती रही और आखिरकार वो वैसे ही दिखने लगी जैसा वो हमेशा चाहती थी। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, वो अलग अलग सेमिनार्स और लेक्चर्स में भी जाती थी ताकि अपनी नॉलेज और क्लास को इम्प्रूव कर सके। ये सब वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका सपना था एक दिन राष्ट्रपति की पत्नी बनना। उसका नाम था यून जी ही। इस गोल तक पहुंचने के लिए उसने हर लिमिट पार की, हाई लेवल लोगों को अट्रैक्ट किया, उनके साथ रिश्ते बनाए और यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक और विचक्राफ्ट भी सीख लिया ताकि पावर और इन्फ्लुएंस हासिल कर सके। आखिरकार उसने मौजूदा प्रोसिक्यूटर जनरल किम सियोकिल से शादी कर ली, जो अगला राष्ट्रपति बनने के सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक था। ये करीब आने ही वाले थे कि एक जर्नलिस्ट लाओ वैंग को एक अनोनिमस कंप्लेंट मिली। शिकायत में लिखा था कि जी ही एक एक्सट्रीम बिलीवर है और तांत्रिक तरीकों और काले जादू से कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी है, बस अपनी राह साफ करने के लिए। वैसे कोरिया में ऐसे केस रहे नहीं है, लेकिन फिर भी लाओ वैंग ने डिसाइड किया कि ये सच है या नहीं, इसकी जांच जरूर करनी चाहिए। आखिर अगर वो फर्स्ट लेडी बन गई और सच में ऐसा कर रही है तो नुकसान आम लोगों का होगा। फिर उसकी टीम की एक महिला जर्नलिस्ट ने इस बात को मजाक समझा। उसके मुताबिक ये 21वीं सेंचुरी है, लोग अब साइंस पर भरोसा करते हैं, न कि ऐसी बातों पर। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच सामने आता गया। पहले के कई राष्ट्रपति भी सीक्रेटली फॉर्चून टेलर्स और ऑकल्ट प्रैक्टिशनर से जुड़े हुए थे, इसलिए टीम ने ध्यान अब सियोकिल पर लगाया और पता चला कि उसने पढ़ाई सेउल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से की है और कहानी यहीं से और डरावनी होने लगती है। वो 9 बार फेल होने के बाद जाकर जुडिशियल परीक्षा पास कर पाया था। पाक मिये की सरकार के दौरान जब चोई संजो नेशनल मैनिपुलेशन स्कैंडल सामने आया, तब उसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड बनाया गया। उसी दौरान उसने कई बड़े मामलों को संभाला और काफी मशहूर हो गया, खासकर सेउल फेरी ट्रेजेडी जिसमें कई छात्रों की मौत हुई थी। उस केस को उसने बेहद केयरफुली हैंडल किया, जिसकी वजह से ही उसे प्रमोशन का मौका मिला। लेकिन जब वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस में आया तो कुछ लोगों ने उसे एक हाईची स्टैचू के सामने झुककर मंत्र पढ़ते हुए देखा। उसका बिहेवियर उस दिन इतना वियर्ड था कि पूरे डिपार्टमेंट में अफवाह फैल गई। इसके बाद 52 साल की उम्र में उसने जल्दी शादी कर ली और पार्टनर बनी वही जी ही। और ये बात वही खत्म नहीं होती, क्योंकि जी ही की मां चा आयम सूक असल में एक मशहूर शमन तांत्रिक थी। लाओ वैंग ने आगे जांच की और चा आयम सूक के पुराने जानकारों से बात की। वहीं से पता चला कि 1987 में जी ही के पिता की एक्सीडेंटल डेथ के बाद उसकी मां ने पति की जमीन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में देरी से रिपोर्ट की ताकि इनहेरिटेंस और गिफ्ट टैक्स कम देना पड़े। फिर उस जमीन को बेचकर उसने भारी रकम बनाई और उसी पैसों से उसने अपना यंग बॉयफ्रेंड भी रखा हुआ था। जी ही ने बचपन से ये सारी चीजें देखी और धीरे धीरे अपनी माँ के साथ वो भी ऑकल्ट और विचक्राफ्ट सीखने लगी। वो अक्सर दोस्तों के साथ मिलकर स्पिरिट रिचुअल्स और उइजा टाइप सेशंस करती थी और यहीं से उसकी सोच एक अलग दिशा में मुड़ गई। बचपन में वो और उसकी माँ मिलकर उस लड़की को नुकसान पहुंचा चुकी थी, जिसे दोनों नफरत करती थी। बड़ी होने के बाद खूबसूरत दिखने की चाह में उसने 10 साल लगातार सर्जरीज करवाई और खुद को एकदम बदल दिया, जैसे अगली डकलिंग से व्हाइट स्वान। नई शक्ल के साथ उसकी जिंदगी भी बदल गई। एक रात बार में उसकी मुलाकात एक रिच हैंडसम गाय से हुई। पता चला वो डॉक्टर है, तो उसने उसे इम्प्रेस किया और जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद सच सामने आया, डॉक्टर उस मामले में कमजोर था। सिर्फ 2 महीने में ही तलाक हो गया। लाओ वैंग और गहराई में जांच करना चाहता था, इसलिए उसने एक और सोर्स से बात की। उसके मुताबिक जब चा आयम सू के पास पैसा आया तो उसने बड़े बिजनेस ग्रुप्स और चेबोल फैमिली से कनेक्शन बनाना शुरू किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन प्रेसिडेंट लाओ झाओ से हुई। चा आयम सू स्मार्ट और मैनिपुलेटिव थी। लाओ झाओ तुरंत उसकी तरफ झुक गया और उसे बड़े लोगों की दुनिया में ले आया। धीरे धीरे उसके रिश्ते पावरफुल बने और फिर उसने मिंगुक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट तक पहुंच बना ली, जिससे जी ही को आसानी से पीएचडी डिग्री मिल गई। सोर्स ने ये भी बताया कि मां बेटी अक्सर डोंगाए जाया करती थी, जहां वो एक मिस्टीरियस व्यक्ति की पूजा करती थी। लाओ वैंग और उसकी टीम उस लोकेशन तक पहुंच गए, लेकिन दरवाजा कितनी ही देर खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। असल में मिस्ट्री मैन घर के अंदर ही था और सीसीटीवी से उनकी हर मूव देख रहा था। तभी लाओ वैंग की नजर टूटी हुई खिड़की पर पड़ी और टीम का ग्लासेस वाला मेंबर मोबाइल उठाकर क्वाइटली रिकॉर्डिंग करने लगा। टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकते हुए उन्हें एक पेंटिंग दिखाई दी और हैरानी की बात यह थी कि उसी तरह की राइटिंग शिकायत में भी मेंशन की गई थी। घर में घुसना मुश्किल था, इसलिए लाओ वैंग ने टीम को अगले स्थान पर जाने का सुझाव दिया। सोर्स के अनुसार लाओ झाओ ने एक समय एक दूर गांव में एक फेक मंक को रखा हुआ था। भले ही वो असली साधु नहीं था, लेकिन उसकी प्रेडिक्शंस काफी एक्यूरेट मानी जाती थी। वो हर बड़े काम से पहले उसी से भविष्य पूछता था। टीम जब उस जगह पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक कमरा मिला जो पूरा वियर्ड था। दीवारों पर अजीब सिंबल्स और रिचुअल्स वाले पेपर्स चिपके थे और कमरे में भयंकर बदबू थी। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत उनके पीछे खड़ी दिखाई दी। वो खुद को किम सियोकिल की मौसी बताने लगी। उसके मुताबिक सियोकिल जब जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहा था तब वो यही रहता था और उसी मंक से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और आइचिंग जैसी चीजें सीखता था। फिर एक दिन उसके चाचा लाओ किम चा आयम सूक और जी ही को लेकर मंक के पास पहुंचे, उनका फ्यूचर जानने। मंक ने बताया कि जी ही और सियोकिल की बर्थ कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं मिलती और अगर ये दोनों साथ हुए तो आगे चलकर जी ही उसे पूरी तरह डोमिनेट कर लेगी। उसने साफ कहा इन दोनों को दूर रहना चाहिए, लेकिन सियोकिल पहले से ही जी ही के चाम में ऐसा फंसा था कि उसने मंक की बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद लाओ किम और उस मंक में भयंकर झगड़ा हुआ। मंक ने साफ कह दिया तुम्हारा बड़ा साम्राज्य बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये बात लाओ किम बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जापान से एक कर्ज स्पेशलिस्ट बुला लिया और वही व्यक्ति था जिसे बाद में आयम सूक और जी ही गुरु की तरफ फॉलो करने लगी। अगली सुबह जब मौसी उस कमरे में गई, मंक फांसी पर लटका हुआ था। आखिरकार नवी कोशिश में सियोकिल ने जुडिशियल एग्जाम पास कर लिया और फिर सेउल में ही प्रोसिक्यूटर बनकर काम करने लगा। उसी समय जी ही ने उससे शादी कर ली। जांच खत्म करके लौटते समय लाओ वैंग की नजर एक फोटो पर गई, जिसमें वही जापानीज बुद्धिस्ट स्पेल लिखा हुआ एक स्क्रॉल दिखाई दिया। ये वही संकेत था जिसे कई अंडरग्राउंड शामन्स अपनी कल्ट एक्टिविटीज
कंट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। उधर जर्नलिस्ट यूनहे ने ऑनलाइन रिसर्च की और उसे शॉकिंग जानकारी मिली। वॉर के दौरान जापानीज सोल्जर्स मौत से पहले ये कर्ज अपने कपड़ों पर लिखते थे। उनका मानना था कि इससे उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति मिल जाती है। जापान के रूलिंग ग्रुप्स का विश्वास था कि अगर जितनी ज्यादा बलि होगी उनकी सत्ता उतने सालों तक कायम रह सकती है, और अगर संख्या 10,000 बलि तक पहुंच जाए तो वो इंसान नहीं बल्कि देवता बन जाता है। फोटो में सियोकिल, जीही और वो मंक तीनों के पीछे यही जापानीज कर्ज लिखा हुआ था। इससे साफ था कि उनका जापानीज ऑकल्ट प्रैक्टिसेस से सीधा रिश्ता था। ऑफिस पहुंचकर टीम ने सारी कलेक्टेड एविडेंस के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट किया। पहली स्ट्रीम का रिस्पॉन्स सरप्राइजिंगली अच्छा था। लोग ऑकल्ट और इस मिस्ट्री से जुड़े हर फैक्ट को लेकर एक्साइटेड थे। लेकिन तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी। सियोकिल ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने साफ कहा उसका और उसका परिवार का ऑकल्ट या किसी भी जादू टोना से कोई संबंध नहीं है। इसी बीच एक खबर और सामने आई। जीही पर आरोप था कि उसका पीएचडी डिग्री फर्जी है और उसकी एग्जीबिशन प्लानिंग कंपनी भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के चलते पुलिस जांच में है। अब लाओ वैंग की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि इस औरत की असली कहानी अब पूरी तरह सामने लानी ही होगी। कुछ ही देर में टीम एक वैन लेकर निकल पड़ी ताकि जीही के पुराने दोस्तों से बात की जा सके। लेकिन जैसे ही गाड़ी कुछ दूर गई अचानक ब्रेक्स फेल हो गए। वैन सीधा जाकर दीवार से टकराई। अच्छी बात यह थी कि स्पीड कम थी, इसलिए तीनों बच गए। ग्लासेस वाला मेंबर बाहर झुककर ब्रेक सिस्टम चेक करने लगा और उसे साफ दिखा कि किसी ने जानबूझकर उसमें छेड़छाड़ की थी। अब ये साफ था कोई उन्हें देख रहा था और उन्हें वार्निंग दे रहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन यही रोक दो। लेकिन लाओ वैंग उन लोगों में से नहीं था जो आसानी से डर जाए और उसने जांच जारी रखी। आखिरकार टीम उस महिला से मिली जो सालों पहले जीही की सबसे करीबी थी, एक तरह की शैडो या पर्सनल असिस्टेंट। उसने बताया कि सियोकिल से शादी से पहले जीही का रिश्ता प्रोसिक्यूटर यांग के साथ था। उस समय चा आयम सू के खिलाफ एक बड़ा केस चल रहा था और वही प्रोसिक्यूटर यांग था जिसने अपने इन्फ्लुएंस से उसे बचाया था। लेकिन बाद में यांग पर करप्शन कंप्लेंट्स आई और उसे रेजिग्नेशन देना पड़ा। जीही के लिए अब उसका कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने बिना किसी इमोशन के वो रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन ट्विस्ट ये था जिस केस को उसने उस समय दबाया था उसे अब दोबारा रीओपन कर दिया गया था। एक लीगल ऑफिसर ने अचानक अपना बयान बदल दिया था। जीही ने अपनी मां को बचाने के लिए उसे 1 अरब वोन रिश्वत दी, लेकिन ऑफिसर ने उसे कम समझकर ठुकरा दिया। उस अपमान के बाद जीही ने उसी रात ऑकल्ट रिचुअल का इस्तेमाल किया और अगले दिन ऑफिसर मिस्टीरियस हालात में मर गया। इसके अलावा लाओ वैंग को ये भी पता चला कि जीही की पूरी तरक्की का असली आधार लाओ किम का राजनीतिक इन्फ्लुएंस था। जांच में ये भी सामने आया कि लाओ किम का जन्म जापान में हुआ था और अब शक ये था कि वो असल में कोरियन नहीं बल्कि जापानीज बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है। ये जानते ही लाओ वैंग टीम के साथ एक मंदिर पहुंचा जहां वह एक व्यक्ति से मिलना चाहता था जिसका नाम था हेवायू। हेवायू कोई असली भिक्षु नहीं बल्कि डिस्गाइज्ड ऑकल्ट प्रैक्टिशनर था और उसने पहले जीही के लिए कई रिचुअल्स किए थे। लेकिन मंदिर पहुंचने पर वो वहां नहीं मिला। लाओ वैंग ने वहां मौजूद प्रीस्ट से बात की और झूठा बहाना लगाया कि उन्हें जीही ने भेजा है। जीही का नाम सुनते ही प्रीस्ट ने तुरंत हेवायू को फोन लगाया, लेकिन कॉल उठते ही वो सस्पिशियस हो गया। उसने कहा कि पिछले कुछ समय से कई पत्रकार जीही के नाम का इस्तेमाल कर उससे बात निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीस्ट को लगा वो उसे आदेश दे रहा है और उसका ईगो हर्ट हो गया। जब उसे पुष्टि हुई कि ये सच में जर्नलिस्ट है तो उसने ओपन इंटरव्यू देने का फैसला किया। उसके मुताबिक हेवायू बचपन से अनाथ था और उसके पास कोई टैलेंट या स्किल नहीं थी, लेकिन किस्मत ने उसका इस्तेमाल एक बहुत काले रास्ते में करना शुरू किया। उसके पास कोई असली क्षमता नहीं थी, फिर भी वो सेउल में पूजा स्थल बनवा चुका था और वहाँ मौजूद मंक्स को लगातार महंगे तोहफे भेजता था। प्रीस्ट को शुरू में लगा था कि शायद हेवायू ने सच में कोई स्पिरिचुअल नॉलेज हासिल कर ली है, लेकिन असली सच तब सामने आया जब वो जीही को लेकर उसके पास आया और उससे गुप्त मंत्र और फॉरबिडन रिचुअल सीखना चाहता था। प्रीस्ट ने साफ मना कर दिया, लेकिन उसी रात जीही चुपके से उसके कमरे में पहुंची और ब्यूटी ट्रैप इस्तेमाल किया। प्रीस्ट खुद को रोक नहीं पाया और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर जीही ने उसे ब्लैकमेल कर लिया। अब उसके पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था और उसे वो रहस्य सिखाने पड़े जिन्हें सालों से छुपा कर रखा गया था। ये नॉलेज मिलते ही जीही की पावर और एम्बिशन दोनों अनकंट्रोलेबल हो गए। पहले उसका लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक नियंत्रण था, लेकिन अब उसकी चाहत थी कि पूरे साउथ कोरिया पर ऑकल्ट और मैनिपुलेशन से शासन करे। प्रीस्ट के मुताबिक अब वो इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उसे रोक पाना लगभग असंभव है और जब से उसका कनेक्शन लाओ किम से जुड़ा उसकी काली शक्ति और भी मजबूत होती गई। लाओ किम जो पहले उसका चाचा जैसे रोल में था अब जीही की मां के साथ रहकर उसका ससुर बन चुका था और वो खुलकर सियोकिल की राष्ट्रपति बनने की राह साफ कर रहा था। कुछ ही समय बाद सियोकिल आधिकारिक तौर पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गया और लोग उसकी झूठी छवि और केयरफुली क्राफ्टेड पर्सोना से इतने प्रभावित थे कि किसी को उसका असली चेहरा दिखाई ही नहीं दिया। उसकी इकलौती कमजोरी थी उसकी पत्नी की फेक डिग्री स्कैंडल। इसीलिए अपने पब्लिक इमेज को बचाने और लोगों का विश्वास वापस पाने के लिए जीही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और वहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीही ने बड़ी चालाकी से अपने सभी आरोपों को स्वीकार किया, लेकिन उस अंदाज में जैसे वो एक बेबस दुख झेल चुकी औरत हो। ये सिंपैथी वाला खेल काम कर गया और कुछ समय बाद सियोकिल बहुत मामूली अंतर से चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गया। सत्ता मिलते ही उसका पहला कदम था लाओ वैंग को रोकना। सुबह लाओ वैंग के घर कोर्ट सर्च वारंट के साथ जांच टीम पहुंच गई, लेकिन उससे पहले ही उसने सारा डाटा एक यूएसबी में कॉपी करके अपनी बेटी के गले में डाल दिया था, इसलिए कोई भी सबूत उनके हाथ नहीं लगा। उधर सियोकिल और जीही डोंगाई पहुंचे जहां जापानीज कर्ज स्पेशलिस्ट उनका इंतजार कर रहा था। उसका सुझाव साफ था, प्रेसिडेंट ऑफिस को ब्लू हाउस चोंगवाड़े से हटाकर डिफेंस मिनिस्ट्री बिल्डिंग में ले जाओ और सियोकिल ने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली। अगले ही दिन वो कैमरा के सामने आया
और बड़ी विनम्रता से ये घोषणा की कि ब्लू हाउस जो अब तक सत्ता और राजशाही का प्रतीक था, उसे अब जनता के लिए खोल दिया जाएगा ताकि लोकतंत्र और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। सच्चाई ये थी, ये सब सिर्फ उसकी सत्ता को ऑक्कल्ट तरीके से और मजबूत करने की प्लानिंग थी। 74 साल बाद पहली बार ब्लू हाउस आम लोगों के लिए खोला गया। सिर्फ 74 लकी सिटीजन्स लॉटरी के जरिए अंदर जा पाए और ये सब मीडिया में एक ऐतिहासिक घटना बन गया। लेकिन उसी रात डिफेंस मिनिस्ट्री की खाली जमीन पर एक और काला चैप्टर शुरू हुआ। लाओ किम और चा आयम सूक वहाँ सैकड़ों स्ट्रॉ डॉल्स जमीन में गाड़ रहे थे, जैसे किसी बड़े रिचुअल की तैयारी हो रही हो। और वो रिचुअल सिर्फ सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि पूरे देश पर नियंत्रण के लिए था। इससे पहले सियोकिल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो अपना प्रेसिडेंशियल ऑफिस डिफेंस मिनिस्ट्री में शिफ्ट करेगा, लेकिन ये प्लान काफी समय तक आगे नहीं बढ़ा। कुछ ही हफ्तों बाद सेउल की सड़कों पर आइटेवॉन हैलोवीन फेस्टिवल चल रहा था। हजारों युवा वहाँ पार्टी के लिए जमा हुए थे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि रास्ते पूरी तरह जाम हो गए। ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर्स ने बार बार सपोर्ट मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जबकि बाकी पुलिस बल पास ही मौजूद था। पर फिर भी किसी ने समय पर कदम नहीं उठाया। इसी दौरान जीही एक बंद कमरे में ऑकल्ट रिचुअल कर रही थी। उसकी आवाज में लगातार जापानी मंत्र गूंज रहे थे और कुछ ही मिनटों बाद आइटेवॉन में भयावह भगदड़ मच गई। सैकड़ों लोग वही दम तोड़ बैठे। उसी भीड़ में लाओ वैंग की बेटी भी थी। जैसे ही खबर मिली, उसने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन कॉल कभी रिसीव नहीं हुई। एम्बुलेंस की सायरन, केओस और चिल्लाहट सुनते हुए उसका दिल डर से भर गया और आखिरकार वो पल आया जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। उसकी बेटी भी उस हादसे में मर चुकी थी। जब वो दोबारा उस जगह पहुंचा, उसने जीही को वही जमीन पर बैठा देखा। वो कुछ ऐसा बुदबुदा रही थी जिसे समझा नहीं जा सकता था। लाओ वैंग उसके पास जाने ही वाला था कि अचानक एक ट्रक उसके सामने आकर रुक गया और अगले ही सेकंड जीही वहां से गायब हो चुकी थी। थोड़ी ही दूरी पर वही जापानी कर्स स्पेशलिस्ट घुटनों के बल बैठकर मंत्र पढ़ रहा था, जैसे किसी रिचुअल को पूरा किया जा रहा हो। और उसी क्षण लाओ वैंग को समझ आ गया, ये हादसा नहीं था, ये किसी बड़े सोचे समझे अंधेरे मकसद की शुरुआत थी। इस हादसे के बाद सवाल उठने लगे, क्या ये सिर्फ दुर्घटना थी या किसी काले जादू का हिस्सा? अपनी बेटी की मौत से टूट चुका लाओ वैंग एक चर्च गया। वहाँ उसने प्रार्थना की और साथ ही मौजूद प्रीस्ट का इंटरव्यू लिया। वो प्रीस्ट पहले धार्मिक ठगी और ऑकल्ट रिचुअल्स में शामिल रहा था, लेकिन अब उसने सब छोड़ दिया था, इसलिए उसे इस दुनिया की असली सच्चाई पता थी। इंटरव्यू में उसने एक ऐसी बात बताई जो आम इंसान कभी नोटिस नहीं कर सकता। आइटेवॉन हादसे की जगह पर लगी ब्लैक कॉन्डोलेंस रिबन्स पर जो शब्द लिखे थे, वो वास्तव में शोक संदेश नहीं बल्कि एक शापित मंत्र था, जिसका अर्थ था मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसका मुझसे कोई संबंध नहीं। इसके अलावा वहाँ नीदर पोर्ट्रेट नोर मेमोरियल टैबलेट था, सिर्फ काला रिबन। प्रीस्ट के मुताबिक ये श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि एक नकली कॉन्डोलेंस सेटअप जो पीड़ित परिवारों को कभी भी शांति नहीं दे सकता। सरकार ने इस भयानक घटना को सिर्फ एक एक्सीडेंटल डिजास्टर घोषित कर दिया और दुनिया को बताया कि राज्य का इससे कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, सियोकिल ने हवाइयों को टीवी पर भेजकर पूरे देश को एक बयान पढ़वाया। ये मौका बेहद कीमती है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को दुनिया में जगह दिलाने का सही समय। अगर हमारे बच्चे कुर्बान हुए हैं तो वो सिर्फ मौत नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण बलिदान है। इतने बड़े पैमाने की मृत्यु ही दुनिया का ध्यान हमारी ओर मोड़ सकती है और तभी उनका बलिदान मूल्यवान बनेगा। उस भाषण ने साफ कर दिया, ये घटना किसी दुखद संयोग का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड रिचुअल सैक्रिफाइस थी और अब सब कुछ बेहद डरावनी दिशा में बढ़ रहा था। हवाइयों के उस बयान को देखकर लाओ वैंग गुस्से से भर गया। उसने तुरंत लाइव स्ट्रीम शुरू की और पूरी तरह उसका खंडन किया। उसकी जांच में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, आइटेवॉन हादसे से 4 घंटे पहले ही पुलिस को पहली चेतावनी कॉल मिल चुकी थी, लेकिन कार्रवाई तब हुई जब हादसा हो चुका था, वो भी लगभग 5 घंटे देर से। इतने बड़े इवेंट में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ 8 ऑफिसर्स तैनात थे, जबकि बाकी पुलिस को अजीब तरह से शहर के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया था, जहाँ कोई जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद एक और हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। हादसे से एक दिन पहले ही सियोकिल और उस जिले के मेयर ने साथ बैठकर लंच किया था। इस बात की पुष्टि एक विजिटर लॉग से हुई। लाओ वैंग के लिए ये समझना मुश्किल था कि एक साधारण मेयर को ऐसी क्या अधिकार या इन्फ्लुएंस मिला था कि वो प्रेसिडेंट के साथ भोजन करे। हादसे की रात 208 पुलिसकर्मी राष्ट्रपति निवास के पास स्टैंड बाय थे, जबकि वो उस रात वहाँ ठहरे ही नहीं थे। ऐसा क्यों किया गया? किससे बचाव किया जा रहा था और क्यों? लाओ वैंग ने अपने व्यूअर्स को बताया कि उसने इंसिडेंट साइट पर जापानीज कर्स प्रैक्टिशनर को देखा था और वो वही कपड़े पहने हुए था जो जापान की नहीं धार्मिक कर्स में सामान्य है। उसने लाइव ऑडियंस से अपील की, अगर कोई इस व्यक्ति की पहचान जानता हो या उसे देखे तो तुरंत संपर्क करे। ये मौतें दुर्घटना नहीं थी, किसी की बनाई हुई योजना थी। और उस अपील के बाद पहली बार लोगों ने शक करना शुरू किया कि शायद इस देश पर शासन सरकार नहीं किसी और शक्ति का हो रहा है। उधर ग्लासेस वाला मेंबर लाइव चैट पढ़ रहा था कि तभी उसे एक बेहद अहम मैसेज मिला। उस मैसेज में एक एड्रेस था और बिना देर किए वो वहाँ पहुंच गया। पता एक इंटरनेट कैफे का निकला, लेकिन और भी चौंकाने वाली बात ये थी, वहाँ उनसे मिलने वाला व्यक्ति कोई बड़ा इंसाइडर नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा था। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई मजाक किया गया है, लेकिन वो बच्चा बेहद गंभीर था। उसने कहा, दिखावा देखकर किसी को कम मत समझो। फिर वो उन्हें एक हिडन जगह पर लेकर गया। कुछ देर बाद तीनों एक अंधेरी बंद कमरे में खड़े थे, जहाँ पत्थर के खंभों पर अजीब सिंबल्स और पेपर्स लगे हुए थे। उनके समझने से पहले ही वो बच्चा अचानक अंदर वापस गया और दोबारा लौटा, लेकिन इस बार पूरी तरह अलग पहनावे में। उसकी आवाज अचानक भारी और डरावनी हो गई, जैसे किसी और आत्मा ने उसके शरीर का इस्तेमाल शुरू कर दिया हो। उसने कहा, जापान में एक प्राचीन परंपरा थी जिसे ह्यूमन पिलर रिचुअल कहा जाता है। इसमें एक ऐसे युवा को जिसकी आत्मा शुद्ध हो जीवित बलि दे दी जाती थी। माना जाता था कि उसकी आत्मा देवताओं तक पहुंचकर इंसानों के पाप ढक लेगी और बलि देने वालों का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध होगा। उसने आगे कहा, आइटेवॉन जैसी घटना कोई हादसा नहीं, ये प्लान्ड मास सैक्रिफाइस थी। जितनी अधिक मौतें उतना ज्यादा शक्ति, उतनी ज्यादा क्षमा और उतना ही बड़ा भविष्य। ये रिचुअल उन लोगों के लिए था जो चाहते हैं कि मरने के बाद उनका स्थान सामान्य लोगों जैसा न हो बल्कि एक आरामदायक देवताओं जैसा हो। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था बल्कि एक चिलिंग रिमाइंडर
कि कुछ लोग सत्ता के लिए भगवान नहीं बल्कि खून और मौत को चुनते हैं। उस बच्चे ने बताया कि सियो किल अब तक डिफेंस मिनिस्ट्री में इसलिए नहीं गया था क्योंकि फाइनल ह्यूमन सैक्रिफाइस का रिचुअल अभी पूरा नहीं हुआ था। अगर वो उससे पहले वहां रहता तो उसकी किस्मत टूट सकती थी। फिर उसने मेज पर 5 कटोरे रखे जो पंच तत्व सोना, लकड़ी, पानी, आग और मिट्टी का प्रतीक थे और ह्यूमन सैक्रिफाइस रिचुअल का असली मतलब समझाया। उसके अनुसार अब तक हुई हर मिस्टीरियस घटना एक दूसरे से जुड़ी थी और ये सब जीही और उसकी ऑकल्ट टीम की योजना का हिस्सा था। 4 बलिदान पहले ही पूरे हो चुके थे, लकड़ी, पानी, आग और मिट्टी। अब सिर्फ सोने का रिचुअल बाकी था और अगर वो भी पूरा हो जाता तो जीही को कथित रूप से देवताओं की सुरक्षा मिल जाती और उसकी ताकत असीमित हो जाती। ये नई जानकारी मिलते ही लाओ वैंग ने फिर से लिव शुरू किया। उसने सारी सच्चाई लोगों के सामने रख दी और खास बात ये बताई कि आइटेवॉन घटना के बाद ही राष्ट्रपति और उसकी पत्नी डिफेंस मिनिस्ट्री बिल्डिंग में रहने चले गए। ये संयोग नहीं था बल्कि संकेत था कि फाइनल रिचुअल पूरा हो चुका है। उसने लाइव में वो बात भी दोहराई जो बच्चे ने कही थी। उन्होंने काले जादू से सैकड़ों मासूम युवाओं की जान ली, उन आत्माओं को अपने पापों का बोझ उठाने पर मजबूर किया ताकि वो अपनी सत्ता सुरक्षित रख सके। ये सुनकर लाखों दर्शकों की रूह काम गई। इसी समय दूसरी तरफ जीही अपना अंतिम रिचुअल शुरू कर चुकी थी। उसके हाथ में एक चाकू था, उसकी आंखें बदल चुकी थी और वो पागलों की तरह काले मंत्रों के बीच नृत्य कर रही थी जैसे वो अब इंसान नहीं बल्कि किसी और शक्ति का माध्यम बन चुकी हो। रिवाज के दौरान जीही जानवरों के कच्चे अंग खाने लगी और ये सब एक गांव वाले ने अपनी आंखों से देखा। वो तुरंत लाओ वैंग को फोन करके पूरी घटना बताता है। अब तक टीम के पास काफी जानकारी थी लेकिन अभी भी ये पता नहीं था कि जीही का अगला कदम क्या होगा। जांच और ट्रैकिंग जारी रखते हुए तीनों को एक और बड़ा सुराग मिला। लाओ किम खुले तौर पर जापान के सैन्य पुनर्निर्माण और ऐतिहासिक नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा था। ये एक ऐसा स्टैंड था जिसने पूरे देश में विवाद खड़ा कर दिया। लाओ वैंग ने लाइव में उसकी सोच का खुलकर विरोध किया और घोषणा की कि उसे रोका जाना जरूरी है। इसी धागे को पकड़ते हुए वे आखिरकार उस जगह पहुंचे जो बाहर से एक शानदार एग्जीबिशन हॉल दिखती थी लेकिन असल में ये एक सीक्रेट कोऑर्डिनेशन हब था जहां ऑकल्ट नेटवर्क के लोग मिलते थे। हॉल के अंदर जापानी आर्टिफैक्ट्स और सिंबल्स की मौजूदगी से अब साफ हो चुका था लाओ किम जापानी ऑकल्ट और मिलिटरी आइडियोलॉजी दोनों का समर्थक था। उधर कनिंग लाओ किम को पता चल गया कि तीनों उसकी लोकेशन तक पहुंच चुके हैं। वो तुरंत जीही को कॉल करता है, उन्हें रास्ते से हटा दो। अभी जीही जो आखिरी रिचुअल की तैयारी में थी बिना सवाल किए आदेश मान लेती है और अपने लोगों को तीनों को खत्म करने के लिए भेज देती है। कुछ ही देर बाद जब लाओ वैंग और उसकी टीम ऑफिस लौटने के रास्ते में सामान खरीदने रुकी तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी तरफ पूरी ताकत से टकराया। सीधा 2 रिपोर्टर्स पर सारी घटना एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन की तरह लगी जैसे ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि फाइनल एलिमिनेशन ऑर्डर था। कुछ समय बाद सियो किल ने पूरे देश में ये बयान देना शुरू किया कि वो नागरिकों को नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट धमकी से बचाने के लिए देश को आपातकाल और मार्शल लॉ में डाल रहा है। असल मकसद था विरोध करने वालों को एक जगह इकट्ठा करना और उन्हें पूरी तरह खत्म कर देना। इसी दौरान जीही अपना आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रिचुअल सोने का बलिदान शुरू कर चुकी थी। अगर ये पूरा हो जाता तो माना जाता कि वो और सियो किल हमेशा के लिए अंधेरी शक्तियों के संरक्षण में रहेंगे। लेकिन ठीक रिचुअल के चरम क्षण में वो बच्चा सामने आ गया और उसने इसे रोक दिया। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि जो जापानी कर्स स्पेशलिस्ट उनकी मदद कर रहा था वो धुएं की तरह गायब हो गया। तब समझ आया वो इंसान था ही नहीं, सिर्फ एक समन्ड एंटिटी था। उसके बिना जीही की शक्ति कमजोर पड़ गई और वो बच्चे की काला जादू तोड़ने वाली शक्ति का सामना नहीं कर पाई। वो जमीन पर गिर पड़ी, आंखों, नाक और कानों से खून बहने लगा। उस क्षण सब कुछ खत्म हो चुका था, रिचुअल पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उधर लाओ वैंग हादसे से पहले ही सारी जानकारी प्रीस्ट को सौंप चुका था और उस प्रीस्ट ने वादा निभाया। उसने जीही और सियो किल की पूरी सच्चाई पूरे देश के सामने उजागर कर दी। सिर्फ यही नहीं, उसने ये भी बताया कि लाओ किम वास्तव में जापानी जासूस था जो सत्ता पर कब्जा करके जापान और अमेरिका को युद्ध में शामिल करना चाहता था ताकि फिर से कोरियाई प्रायद्वीप पर अराजकता और खून फैल सके। उस खुलासे ने पूरे देश को हिला दिया और यही 3 लोगों के बलिदान ने लाखों को बचाया और इस तरह काली शक्तियों, सत्ता की भूख और षड्यंत्रों की ये कहानी खत्म हुई। ये थी 2025 की कोरियन फिल्म गॉड्स जजमेंट की पूरी कहानी। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।